इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 2, जिसका हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। ऐसे तो भाग 2 का ये पहला चैप्टर है, लेकिन विषय 5 यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से लेकर 17वीं सदी तक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समय बर्बाद करने से कुछ तो मिलेगा नहीं। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, प्राकृतिक आपदा से वो बचे, इसलिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में, चाहे व्यापारी हो, सैनिक हो, पुरोहित हो, चाहे तीर्थयात्री, किसी के भी रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा की और एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे। वे जो किसी नए स्थान पर जाते थे, चाहे जो भी स्थान हो, अथवा वहां पर बस भी जाते थे, कहीं भी जाते थे अथवा बस जाते थे, निश्चित रूप से देखा जाए तो एक ऐसी दुनिया को सक्षम पाते थे जो अद्भुत, चाहे भूत दृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में है। नहीं समझे? यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो ऐसे दुनिया की तलाश में थे जो दुनिया थोड़ा सा अलग तो उनको लगे ना बाकियों से, जहां पर प्राकृतिक आपदा उनके लिए ना हो। तो निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते थे जो भूत दृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। अलग अलग प्रकार से वो लोग भाषाओं को देखते थे, आस्थाओं को देखते थे, चाहे जो भी प्रथा हो गया उनको भी, तो विभिन्न होती है। और इनमें से देखा जाए तो कुछ इन विभिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं, और जो भी जहां रहता है तो वहां के भाषा, वहां की परंपरा, वहां के प्रथा के अनुसार वह अपने आप को परिवर्तित कर देता है, ढल जाता है। जैसे में आप भारत में हो तो भारत में आप महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी बोलने लगोगे, मद्रास में जाओगे तमिलनाडु में तो आप वहां पर तमिल भाषा बोलने लगोगे, आंध्र प्रदेश में रहोगे तो आप हैदराबादी भाषा बोलोगे, आंध्र भाषा बोलोगे, इसको तेलुगु बोलते हैं। केरल में जाओगे तो कन्नड़ बोलोगे, गोवा में जाओगे तो उधर का अलग भाषा है, पूरब में जाओगे तो इंग्लिश बोलोगे। ऐसे केरल में भी जाओगे तो इंग्लिश उधर के लोग बहुत ज्यादा समझ लेते हैं और बोलते भी हैं। थोड़ा उन लोगों को हिंदी थोड़ा टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इंग्लिश आसान लगता है उन लोगों को। आप उत्तर प्रदेश, बिहार में रह जाओ तो भोजपुरी बोलना सीख जाओगे, नेपाल में जाओगे तो नेपाली बोलोगे। तो जिस प्रदेश में आप रहते हो उसके अनुसार, उसके भाषा के अनुसार, उसके प्रथा के अनुसार, उसके आस्था के अनुसार आप भी उसमें ढल ही जाओगे। भले उसमें आपको समय लगे, लेकिन ढलना तय है, उसमें आप घुल मिल जाओगे। और अन्य लोग जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, कुछ हद तक थोड़ा खास होते हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं। और चाहे कोई जा रहा है तो ध्यान पूर्वक जो भी देखा हो, थोड़ा कुछ अलग लगा तो उसको अपने यात्रा वृत्तांत में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य तथ्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया गया है। ऐसा बातें जो कभी उन्होंने सुना नहीं था, ऐसी बातों को उल्लेखनीय करने के लिए, उसको आगे कोई पढ़ेगा किसी को बताने के लिए वो लोग खास करके उसको लिखा करते थे। दुर्भाग्य से देखा जाए तो हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग 9 के बराबर हैं। महिलाओं के द्वारा कुछ नई वृत्तांत यहाँ पर छोड़ा गया है। हालांकि हम सब जानते हैं कि वे भी यात्रा करती थी, महिलाएं भी वहां पर यात्रा करती थी उस जमाने में। तो सुरक्षित मिले, किसका? सुरक्षित मिले वृत्तांत। नहीं समझे? सुरक्षित मिले क्या? जो वो लोग वृत्तांत लिख कर गए थे वो उनको मिला। तो सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कब होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार जो है, कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विशेषज्ञों, चाहे विषयों या स्थापत्य के तत्व और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अलग अलग धार्मिक विषय पर, अलग अलग स्थापत्य और उधर के परंपराओं पर आश्रित होते हैं, चाहे जो भी उस इलाका का केंद्र हो उसी पर केंद्रित ये भी हो जाते हैं। आप भी जिस भी देश में जाओगे, जिस भी राज्य में जाओगे, अगर वहां का कल्चर अलग है तो आप भी उस कल्चर में ढलोगे। आज नहीं ढलोगे, 10 साल बाद ढलोगे, 20 साल बाद ढलोगे, तुम्हारे आने वाला जनरेशन ढल जाएगा उसमें,
लेकिन बदलना तो आपको तय है, बदलना ही होगा। उदाहरण के लिए देखा जाए तो 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर, जो आपको अध्याय 7 में पढ़ने को मिलेगा। तो अध्याय 7 कौन सा है अपना? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। उसमें हमको विजयनगर शहर के बारे में जानने को मिलेगा। तो विजयनगर शहर ऐसे बहुत बड़ा शहर था जिस पर कोई आक्रमण जल्दी करना नहीं चाहता था, क्योंकि विजयनगर के जो सम्राट हुआ करते थे वो बहुत शक्तिशाली थे। आदित्य नाथ ऐसे ही कुछ करके नाम था उनका। इतने शक्तिशाली थे कि उनके सामने कोई टिकता नहीं था। उनके शब्द से ज्यादा तलवार चलते थे, लेकिन तलवार से पहले उन्होंने शब्द चलाना सीख लिया था। तो शब्द से ही सबको हरा देते थे। अगर नहीं हारेगा तो बाद में तो तलवार चलवे करेगा। तो विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक है हेरात से आए एक राजनीतिज्ञ अब्दुल रज्जाक, मतलब एक हेरात जगह है, वहां से एक आए थे जिसका नाम था, क्या नाम था? राजनीतिज्ञ अब्दुल रज्जाक। समरकंदी से प्राप्त होता है, उनको कुछ मिलता है। कई बार देखा जाता है यात्री जो है सुदूर क्षेत्रों में, दूर दूर क्षेत्रों में नहीं जाते थे। दूर दूर क्षेत्र में कौन जाना चाहेगा? आपको जाओगे क्या? आपको बोल दिया जाए कि इस इलाके से उस इलाके जाना है और कोई आशा नहीं है कि आप वहां से लौट कर आओगे, कभी आप वहां पर जाओगे? नहीं जा पाओगे। उदाहरण के लिए देखा जाए तो मुगल साम्राज्य, जो हमको अध्याय 8 और 9 में पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय 8 है किसान, जमींदार और राज्य, और 9वां है राजा और विभिन्न वृतांत। तो ये 8 और 9 में हमें पढ़ने को मिलेगा मुगल साम्राज्य के बारे में। तो मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और घूमते थे। अपनी टिप्पणियां जो होती थी उसको दर्ज करते थे और इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवर्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। अपने ही देश में क्या क्या लोकप्रिय है, क्या क्या जन वस्तु ज्यादा बिकती है, कौन कौन से परंपराएं हैं, तो इसके बारे में उन लोगों ने समझना चालू किया, जानना चालू किया कि चलो ये जानेंगे तभी जाकर हमारे भविष्य में हमारा फायदा पहुंचेगा इससे। ये नारियल आप सामने देख सकते हो, 5.1 है ख का। तो नारियल, कई यात्रियों ने नारियल तथा पानी जैसी चीजों को असामान्य माना। नारियल और पानी जैसे चीजों के जिसमें पानी हो उसको ये लोग असामान्य मानते थे। ऐसा हुआ कैसे? नारियल ऊपर से कठोर है, अंदर गुद्दा है, तो गुद्दा गया कैसे? गुद्दा गया तो गया, गुद्दा के अंदर पानी गया तो गया कैसे? इसके बारे में ये लोग सोचते रहते थे हमेशा। अब बताओ ये सब का जवाब उन लोगों के पास कहां से आएगा? भैया उसके अंदर पानी, उसके 3 आंख होता है, उसके तरफ से गया, क्योंकि उसी से ना जुड़ा रहता है ये सब। नारियल का पेड़ देखना, ऊपर से आप अगर गिरा देते हो बाई चांस, लकड़ी से खोद खोद कर, चाहे उसको अलगा कर, आप खुरच कर समझो, तो नीचे गिरेगा तो फट जाएगा, उसमें पानी नहीं बचता है। लेकिन ये जो गुद्दा जो दिख रहा है आपको इधर को, व्हाइट वाला, तो ये आपको दिखेगा, बच जाएगा ये, उसको आप खाओ। एक नहीं खाओगे तो एक खाओगे ना। और एक कहावत भी बहुत प्रसिद्ध है अपने इलाके में, कटोरे से कटोरे बेटा बाप से भी गोरा। तो उसमें जो एक तरीके से बुझावल है ये, जिसको हम लोग नारियल बोलते हैं, कि नारियल होगा इसका आंसर। क्लास में ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे चुटकुले लोग जो खेलते हैं उनको बहुत मजा भी आता है। इस अध्याय में देखा जाए तो हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत की विषयों में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। हम देखेंगे उपमहाद्वीप के बारे में हमने जाना, यात्रा वृत्तांत के बारे में जाना, तो सामाजिक जीवन के विवरणों से हमें जानने को मिलेगा कि हमारा पुराना अतीत कैसा था। उसको हम भविष्य में जान पाएंगे और जानकर भविष्य में अपना ज्ञान बढ़ा पाएंगे। जो हमारे पूर्वजों ने किया उसको हमको नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, हमको कुछ अलग तरीके से करना है। इस तरह की इच्छा होनी चाहिए मन में। इसके लिए देखा जाए तो हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांत पर ध्यान देंगे। वो 3 व्यक्ति कौन कौन है? अल बिरूनी जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान आया था उसके बारे में, और इब्न बतूता 14वीं शताब्दी,
मार्को से आया था उसके बारे में, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बार्नियर जो 17वीं शताब्दी में आया था। हम किसकी बात माने? 3 यात्रियों की बात यहाँ पर मानने की बात चल रही है, 3 व्यक्तियों की बात। तो हम इसमें किसकी बात माने? तो हम इसमें किसी की बात नहीं मानेंगे, जो भारत में लिखा गया है केवल उसी की बात मानेंगे। और भारत में इन तीनों में से कोई नहीं रहा था, कोई यहाँ पर जन्म नहीं लिया, इसका मतलब इन सबके बारे में जानना व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन आपको इस किताब में जानना ही पड़ेगा, कहे कि भैया आप उत्तर क्या लिखोगे, नहीं जानोगे तो उत्तर आंसर कहां से लिख पाओगे एग्जाम में। अब देखो अल बिरूनी के उद्देश्य यहाँ पर किस प्रकार लिखे गए हैं। अल बिरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है कि उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो स्रोत हमें 5 में पढ़ने के लिए मिलेगा। अल बिरूनी की कृतियां जब हम पढ़ेंगे तब, छोड़ो इसको, मारो, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है अभी। पूरी तरीके से देखा जाए यहाँ पर तो विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये जो लेखक थे ना, दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। क्योंकि दैनिक गतिविधि जो हमारा रोजमर्रा के जिंदगी का जो काम हो गया, रोजमर्रा में जो हम लोग प्रथा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सांस्कृतिक प्रथा हो गया, चाहे कोई भी कृषि प्रधान प्रथा, उसके प्रति हम बहुत सावधान रहते थे और रहते भी हैं आज भी। देशज लेखकों के लिए यह सभी विषय जो है सामान्य थे, जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। मतलब कुछ ऐसे बातें भी थे जो सामान्य जो थे, उनको वृत्तांत में नहीं लिखा गया था, दर्ज करने लायक थे ही नहीं। नजरिए में देखा जाए तो यही विभिन्नता ही, ये जो भिन्नता है यहाँ पर, यही विभिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। फालतू की बातें ना लिखकर केवल जरूरी वाला बात लिखो, बस उसी में यात्रा वृत्तांत पढ़ने में मजा आता है। ये यात्री जो है किसके लिए लिखते हैं? जो भी यात्री सफर करते हैं वो किसके लिए लिखते हैं? जैसे कि हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग अलग था। मतलब ये लोग क्यों लिखते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया, अलग अलग सोच वालों ने अलग अलग बताया, तो जिसकी जैसी बुद्धि वैसा उसने बताया। आगे पढ़ते हैं। अल बिरूनी तथा किताब उल हिंद, ख्वारिज्म से पंजाब तक। उसके पहले देखो अल बिरूनी का उद्देश्य यहाँ पर क्या है। अल बिरूनी ने अपने कार्य का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आप बता सकते हैं। चलिए अल बिरूनी की किताब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर किताब का नाम है किताब उल हिंद। तो ख्वारिज्म से पंजाब तक ये जगह का नाम है। ख्वारिज्म से उन्होंने पंजाब तक के बारे में कुछ शायद लिखा होगा। अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। उज्बेकिस्तान आज के समय में अफगानिस्तान के इलाके की तरफ पड़ेगा। सही, ये अलग देश है एक तरीके से उज्बेकिस्तान। तो उसमें एक जिला है, जिला में एक गांव है ख्वारिज्म, तो उसमें हुआ था सन 973 में हुआ था। ठीक है, ख्वारिज्म जो जहां उसका जन्म हुआ था, तो ख्वारिज्म जो था शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा वहां से प्राप्त की थी। शिक्षा किसी लड़की को मत समझ लेना, बुद्धि पढ़ाई लिखाई, तो बहुत बढ़िया स्कूल में उसको एडमिशन मिला था। क्योंकि उस समय शायद से ये लोग अगर मुसलमान थे तो इनका मदरसा चलता था। तो मदरसा में इनका जब पढ़ाई हुआ तो बहुत अच्छा तरीके से उनकी पढ़ाई वहां पर कंप्लीट हुई थी। और वह जो थे कई भाषाओं का ज्ञाता थे, अनेकों भाषा बोलते थे वो। कौन? अल बिरूनी। ठीक है, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल था। चलो भैया, एक तो हम लोग के इलाके का शामिल है, ऐसे फारसी भी हम लोग तरफ बोला जाता है। हालांकि देखा जाए तो वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। एक तरीके से
वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दर्शकों के कार्य से पूरी तरीके से परिचित था, पूरे तरीके से जानता था कि वो लोग कैसे क्या क्या करते थे, जिन्होंने उनसे अरबी अनुवादों के माध्यमों से पढ़ा था। मतलब पढ़ा था यूनानी भाषा, लेकिन अरबी अनुवादों के माध्यम से उसको फिर से अनुवाद कर दिया गया था, उसको उस भाषा से दूसरे भाषा में बदल दिया गया था। तो यूनानी भाषा से अरबी भाषा में उसका अनुवाद हो गया तो आसानी से पढ़ लिया। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात, जब ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ था, तो उसके बाद सुल्तान मोहम्मद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गए थे। कहाँ ले गए थे? गजनी ले गए। वहां पर ले जाने के बाद अल बिरूनी भी उनमें से एक था। अल बिरूनी को भी उन्होंने वहां से उठाकर ले गए थे। देखा जाए तो वह बंधक के रूप में गजनी आया था। किस रूप में? बंधक के रूप में। और धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा था और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक, 70 वर्ष की आयु में जब वो मरने वाला था, तो उस समय तक उसने अपना बाकी जीवन जो था ना वहीं पर बिताया। कहाँ बिताया? कहाँ बिताया? गजनी में ही बिताया। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हो गई। भारत के बारे में जाना तो भारत के बारे में उसको और जानने की इच्छा हो गई, भारत आने की इच्छा हो गई। तो यह कोई असामान्य बात नहीं थी, कोई आसान बात भी नहीं थी उस समय। 8वीं शताब्दी से ही देखा जाए तो संस्कृत में रुचि, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधित कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। और इधर के लोग रह गए, उधर के लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाकर अपना पढ़ाई लिखाई चालू रखे और बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो सामने लाकर प्रस्तुत कर दिए। पंजाब के गजनवी साम्राज्य जो थे ना, पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से उनका संपर्क होता था, तो लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की, बहुत ज्यादा मदद की। और अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष वहां पर बिताए और संस्कृत, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि देखा जाए तो उसका यात्रा कार्यक्रम जो था स्पष्ट नहीं था। यात्रा कार्य उसका एक तरीके से पूरा अच्छा तरीके से नहीं था, स्पष्ट नहीं था। फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। मध्य भारत नहीं, लेकिन उत्तर भारत और पंजाब सहित भारत के कई हिस्सों की यात्रा उसने की थी। भले पैदल चल कर करे, बैलगाड़ी से करे, चाहे किसी भी माध्यम से करे, लेकिन किया था। ये माना जा सकता है कि किया था। आगे देखो तो ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर बताया जाता है। ग्रंथ का अनुवाद होगा मतलब विचार का आदान प्रदान होगा। कई भाषाओं में देखा जाए तो दक्षता हासिल करने के कारण अल बिरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथ का अनुवाद करने में सक्षम रहा था, ग्रंथ का अनुवाद कर सकता था। उसने कई संस्कृत कृतियां, जिनमें पतंजलि का व्याकरण, पतंजलि एक किताब होता था, एक तरीके से हिंदी समझ लो उसको, तो पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी उसमें शामिल है। तो उसका अरबी में अनुवाद किया और अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने फिक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्य का संस्कृत में अनुवाद करके उनको दे दिया था। तो इन्होंने ये जो गजनी से वो अल बिरूनी गया था, तो पूरा भारत सहित पंजाब भी घूम लिया, उत्तरी भारत भी घूम लिया। उत्तरी भारत में आपको नेपाल भी आता था, तो नेपाल भी इसने घूम डाला। आगे देखते हैं। तो उसके लिखने के समय देखा जाए तो उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक अन्य हिस्सा बन चुका था। और ये वृत्तांत जो थे पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में गोलगा नदी तक फैला हुआ था। कहां तक? गोलगा नदी तक फैले क्षेत्रों में संबंधित था इनका पूरा इलाका। इसलिए हालांकि यहाँ पर देखा जाएगा
तो हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। 1500 ईस्वी तक ले अल बिरूनी को बहुत कम लोग पढ़ा था। और भारत से बाहर कई अन्य लोग जो थे ना, संभवतः ऐसा कर चुके थे, भारत आए थे, भारत घूमे थे, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ पाया। तो अल बिरूनी को बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ा था, चाहे वो कहीं का लोग हो, उनके भी गांव का लोग क्यों ना हो, ज्यादा उनको कोई नहीं पढ़ा था। 1000 के नीचे कम ही प्रतियां बिकी थी, इसलिए 1000 का रेशियो वहां पर बताया जाता है। नहीं तो अब जानते थे, पहले एक आदमी किताब खरीदता था तो उस किताब को उस समय तक चलाया जाता था जब तक वो किताब फट ना जाए। फट जाएगा लोग फेंक देते थे। माप तंत्र विज्ञान, इसको आज तरीके से साइकोलॉजी नहीं, फिजिक्स बोल सकते हैं इसको। तो माप तौल विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंधित रखता है, जिसको नापा जा सकता है। मैथमेटिक्स में भी नापे जाते हैं। यहाँ पर हिंदू देखो, हिंदू के बारे में लिखा है कि हिंदू शब्द लगभग 6ठी शताब्दी या 6ठी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाली एक प्राचीन फारसी शब्द था। हिंदू क्या था? एक फारसी शब्द था जिसका प्रयोग सिंधु नदी मतलब इंडस के पूर्व के क्षेत्रों के लिए होता था। इधर को लोग इंडस बोलते थे, इंडस से इंडिया हुआ, और हिंदुस्तान भारत तो भाई सदियों से हम लोग बोलते आए हैं, तो बोलेंगे, किसी का औकात है तो रोक कर दिखा दो। तो उससे निकला, इंडस से निकला है। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। क्या कहा? हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कियों ने सिंध से पूरब में रहने वाले लोगों को हिंदू, पूरब में जो रहते थे उसको हिंदू, और उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया था, हिंदवी स्वराज्य। और इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था, और इस शब्द का आर्थिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। और इस धर्म संबंध के बारे में देखा जाएगा, धर्म के इर्द गिर्द, तो इसमें उन लोगों ने बाद में जुड़ाव किया अपने आप का, नहीं तो पहले नहीं जुड़ना चाहते थे। किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब है उल हिंद। तो उल हिंद के भाषा सरल और स्पष्ट है, और उल हिंद के भाषा एकदम स्पष्ट थे, जिसको आराम से पढ़ा जा सकता था। तो यह एक विस्तृत ग्रंथ है, पूरा फैला चौड़ा कर लिखा गया है, शुरू से लेकर अंत तक क्या करना है, जो कि धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा माप विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान, इन सब के बारे में उन लोगों ने अध्ययन किया। और ये सब मिलाकर हो जाता था कितना? करीबन 80 गो इसमें क्या होता था? विषय हो जाते थे। और 80 विषय कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। सामान्यतः देखा जाए तो हालांकि हमेशा नहीं अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया। किस शैली का? एक अलग प्रकार के विशिष्ट शैली का इस्तेमाल किया, जिसमें आरंभ से एक प्रश्न होता था, साथ साथ चलता था। फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, और अंत में देखा जाए तो अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना, दोनों करना जरूरी था। परंपराओं के बीच में परिवर्तन, अंतर या वर्णन, उसके बारे में चाहे तुलना, ये सब तीनों का तीनों जरूरी था उस समय, क्या अभी भी। आज के कुछ विद्वानों का यह तर्क है, भैया आज का ही नहीं, पहले भी कुछ विद्वान होते थे, लेकिन आज के कुछ विद्वानों का यह तर्क है कि उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। चलिए जानते हैं क्या तर्क देते हैं। इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो है, इतनी बड़ी संरचना जो है, जो अपनी अस्पष्टता तथा पुनर्अनुमेयता के कारण उसके उल्लेखनीय है कि उसका एक मुख्य कारण अल बिरूनी का गणन की ओर झुकाव है। ये कोई सबूत साक्ष्य है किसी के पास कि अल बिरूनी का झुकाव किस तरफ था? गणित की ओर ही झुकाव था। तो किसी को नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना है।
पहले के राजा भी थोड़ा अलग वैरायटी के होते थे, अलग ब्रीड के होते थे। हमें देखिए यहाँ पर कुछ बहुत सारे राजाओं के बारे में मालूम चलेगा। तो अल बिरूनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, लेखन में भी अरबी भाषा का इस्तेमाल किया। वे संभवतः देखा जाए तो अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के समांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी गई थी। ये जो भी कृतियां हैं जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए लिख दिया गया। ये जमीन तुम्हारा, जंगल तुम्हारा, पेड़ तुम्हारा, पौधा तुम्हारा, जड़ी बूटी तुम्हारा, सब तुम यहीं पर रहो। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथ के, वह देखा जाए तो वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। पूरी तरीके से जानता था कि अरब के लोग आएंगे तो अरबी भाषा और अरबी अनुवाद और रूपांतरणों से परिचित उनको होना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही हर चीज लगा कर रखा था। और सभी शामिल थी उसमें, पूरे तरीके से हर लोग उसमें शामिल था। पर यहाँ पर देखा जाए तो साथ ही उन सबके साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री जो शैली थी उसके विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था, और निश्चित रूप से देखा जाए तो वह उनमें सुधार करना चाहते थे। ये कुछ नया कानून बनता है तो कुछ उल्टा सीधा ऊंच नीच हो जाता है, उसको फिर से सुधार किया जाता है। 502 में देखा जाए तो 13वीं शताब्दी के अरबी पांडुलिपि का एक चित्र जो था, इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। और सोलोन एवं उनके विद्यार्थियों के कपड़े को ध्यान में रखते हुए कपड़े का कलर बदल दिया गया था। आज पहले उजला कलर का कपड़ा हर किसी के ऊपर दिखता था, आज ब्लू और उजला दिखता है। बदलाव तो हुआ है भैया, बदलाव बहुत हुआ है। अगले भाग में पढ़ेंगे इब्न बतूता का रिहला। इब्न बतूता का रिहला मतलब कहाँ गए थे, कहीं और गए थे। एक आरंभिक विश्व यात्री के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर देख लो, घोंसले से निकलता पक्षी, इसके बारे में ही इसमें बता देता हूँ। यह रिहला से लिया गया एक अद्भुत उदाहरण है, वहां पर अद्भुत उदाहरण है। और अपने जन्म स्थान तेंजियार से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ था। मैं अकेले ही निकल पड़ा था। जब वो घर से निकला तो उसके पास कुछ नहीं था, कोई यात्री नहीं थे। यह कारवा के जिसके टोली में वे शामिल हो चुके, किसी के टोली में वो शामिल नहीं हो चुके, कि हो चुके यहाँ पर तो पूरा तरीका से नहीं बताया गया है। लेकिन अपने अंदर एक अधिप्रभावी आवेग, एक तरीके का अलग प्रकार का आवेग मतलब शक्ति, ऊर्जा, और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को, जो पुण्य वाला जगह था, तो पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतरकरण में, मन में थी, उससे आज प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रयोजनों को छोड़ देने के निश्चय को ही सुदृढ़ किया था, अपने आप को ठीक किया था, और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय देखा जाए तो मेरी उम्र 22 वर्ष थी। कितनी थी? 22 वर्ष से ज्यादा उम्र नहीं थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा। कितना? 1354 में घर वापस पहुंचा, और अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद, अपनी यात्रा जब कर लिया था उसके 30 वर्ष बाद वहां पर आकर लौटकर वहां पर आया था अपने घर। ये चित्र 5.3 है। डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। डाकू क्या कर रहे हैं? यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। और 16वीं शताब्दी का मुगल चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखो नीचे यहाँ पर समझ में आएगा कि डाकू हमला कर रहे हैं, सब लूटपाट मचा रहे हैं, लूट रहे हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कि इब्न बतूता का रिहला क्या था। इब्न बतूता अपने घोंसला से मतलब अपने घर से निकला और 30 साल तक उसने क्या क्या किया, इसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो, कौन कौन सा जगह है जो है आपका फेवरेट है, किस किस जगह पर आप घूमना चाहते हो, जाना चाहते हो, जीना चाहते हो उस जगह को, उसके बारे में आप मुझे यहाँ पर बताना जरूर कमेंट करके।
आपको कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।